नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम जो यंग एंड एडल्ट्स एंड बूढ़ों में सब में हो सकती है, रोटेटर कफ टियर के बारे में। रोटेटर कफ पहले तो हम बात करेंगे कि होती क्या है, फिर हम जानेंगे कि रोटेटर कफ किन कारणों से टियर हो सकती है, फिर हम जानेंगे कि रोटेटर कफ टियर होने की वजह से एक इंसान को दिक्कत क्या-क्या आ सकती है, सिम्पटम्स क्या होते हैं। फिर हम बात करेंगे कि इसको हम डायग्नोज़ कैसे करते हैं एंड इसका फिर हम इलाज कैसे करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों रोटेटर कफ होती क्या है? दोस्तों रोटेटर कफ हमारे शोल्डर जो कंधे होते हैं, इसकी 4 मांसपेशियाँ होती हैं जो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए और इसकी मूवमेंट करने के लिए। तो इस 4 मसल्स की कॉम्बिनेशन ऑफ द शोल्डर्स को बोलते हैं रोटेटर कफ। इसमें दोस्तों 4 मसल्स आती हैं, जिसमें सबसे आगे की तरफ जो मसल होती है, इसे हम बोलते हैं सबस्कैपुलरिस। इसके ऊपर की तरफ जो मसल होती है, इसे हम बोलते हैं सुप्रास्पाइनेटस। इसके पीछे की तरफ 2 मसल्स होती है, जिसे हम बोलते हैं इंफ्रास्पाइनेटस एंड लास्ट इज़ टेरेस माइनर। अब दोस्तों इस चारों मसल्स की वजह से ही हमारे कंधे परफेक्टली बैलेंस रहते हैं एंड इसी की वजह से हमारे कंधे हर डायरेक्शन में मूव भी करते हैं। अब इसमें दोस्तों ये जो 4 मसल्स होती है, ये जो मसल्स होती है, इसी की वजह से हमें एक तो स्ट्रेंथ मिलती है कंधे से एंड इसी की वजह से हमें मूवमेंट मिलती है। आगे की जो मसल्स होती है सबस्कैपुलरिस, ये हमारे कंधे को अंदर की तरफ रोटेट करने में मदद करती है। सुप्रास्पाइनेटस जो मसल होती है, हमारे कंधे को ऊपर उठाने में मदद करती है। पीछे की तरफ जो इंफ्रास्पाइनेटस एंड टेरेस माइनर है, ये हमारे कंधे को बाहर की तरफ रोटेट करने में मदद करती है। तो दोस्तों इस तरह से कंधे के इन 4 मसल्स की कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटी की वजह से हमारा कंधा हर डायरेक्शन में मूव करता है एंड ये कंधा हर डायरेक्शन में मूव करता है, तो इसकी वजह से इसमें इंजरी होने के चांसेस भी रहते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों इसमें जो इंजरी होती है, इसमें मोस्ट कॉमनली जो रोटेटर कफ मसल टियर होती है, वो सबसे कॉमनली ऊपर वाली मसल जिसे हम बोलते हैं सुप्रास्पाइनेटस, ये बहुत कॉमनली टियर होती है इसमें। फिर द सेकंड मोस्ट कॉमन मसल टू गेट इंजर्ड इज पीछे वाली मसल इंफ्रास्पाइनेटस। फिर थर्ड इंजरी जो हो सकती है वो होती है आगे वाली मसल में, जिसे हम बोलते हैं सबस्कैपुलरिस मसल इंजरी। अब दोस्तों ये हमारी हो गई रोटेटर कफ की एनाटॉमी, जिसमें कि 4 मसल्स हैं। अब दोस्तों ये मसल टियर कैसे हो सकती है? अब दोस्तों इसमें काफ़ी सारे कारण होते हैं टियर होने के। एक सबसे पहला कारण अगर हम देखें तो इट कैन बी सिंपल ट्रॉमा, इंजरी। अगर कोई कंधे के बल गिर गए, एकदम ज़ोर से इस कंधे के बल गिरे, आपके कंधे के बल जब आप गिरते हो तो हमारी रोटेटर कफ हमें गिरने से बचाती है और अगर मान लो फ़ोर्स बहुत ज़्यादा है गिरने का, तो हमारी मसल यहाँ से हमें बचाते हुए गिरते हुए बचने से बचा नहीं पाती है, तो हमारी मसल यहाँ से टियर हो जाती है। तो सबसे पहला कारण इस दोस्तों अक्यूट ट्रॉमेटिक इंजरी, यानी कि तुरंत से किसी को चोट लगा तो आपके कंधे की मसल यहाँ से फट सकती है जहाँ से वो अटैच होती है और इसके वजह से रोटेटर कफ टियर हो सकती है। दूसरा दोस्तों, ये थोड़ी ओवर यूसेज की वजह से भी टियर हो सकती है। मान लो कोई बहुत ज़्यादा जिम जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको हल्की-फुल्की पेन होनी शुरू हुई, आपके शोल्डर इतने ताकतवर नहीं है कि आपको जो इतनी जिम कर रहे हो, जितनी आप वेट उठा रहे हो, उसको उठाने के लायक नहीं है, लेकिन आप उसे ज़बरदस्ती ओवर यूसेज कराए जा रहे हो। ये ओवर यूसेज की वजह से भी टियर हो सकती है। पहले ये थोड़ी-सी टियर होती है, फिर धीरे-धीरे करके इसमें कुछ फाइबर्स, मान लो 10% फाइबर्स टियर हुए, आपने लेकिन टेक केयर नहीं किया, आप इसमें एक्सरसाइज करते गए, ये 10% फिर 50% में कन्वर्ट हो जाती है। आपने और उसके बाद भी एक्सरसाइज करते गए, ये 50% फाइबर्स जो बचे, वो पहले से तो वीक हो गए 50% ऑफ द टाइम, अब लेकिन आप उसमें सेम इंटेंसिटी पे एक्सरसाइज कर रहे हो, तो ये और बाकी के मसल्स भी टियर हो जाते हैं। तो दूसरा दोस्तों ओवर यूसेज की वजह से भी ये टियर हो जाती है। तीसरा दोस्तों, ये टियर होती है थोड़ी एज रिलेटेड डिजनरेशन ऑफ द शोल्डर की वजह से भी, यानी कि उम्र के साथ-साथ जैसे हमारे घुटने घिसते हैं, जैसे हमारी स्पाइन घिसती है, वैसे हमारे शोल्डर भी घिसते हैं। तो ये थोड़ी डिजनरेशन यानी कि शोल्डर की घिसावट की वजह से भी रोटेटर कफ अपनी जगह से टियर हो सकती है एंड ये बेसिकली घिसावट की वजह से यहाँ से इसकी टेंडन की क्वालिटी भी कमज़ोर हो जाती है एंड ये ऑप्टिमल स्ट्रेंथ पे काम नहीं कर रही होती है एंड इसकी वजह से ये अपनी जगह से टियर हो जाती है। तो थर्ड दोस्तों, ये थोड़ी डीजनरेशन यानी कि एज रिलेटेड डीजनरेशन की वजह से भी टियर हो सकती है। इसके बाद दोस्तों, इसमें एक और एंटाइटी आती है कि ये अगर मान लो इंटरनली कोई 2 हड्डी आपस में अड़ रही हो, जैसे ऊपर की तरफ इसमें एक बोन होती है एक्रोमियन
नीचे की तरफ बोन होती है जो हमारी हाथ की हड्डी होती है, जिसका ऊपर का हिस्सा होता है, जहाँ पे रोटेटर कफ अटैच होती है। रोटेटर कफ बेसिकली ऊपर की अक्रोमियन एंड नीचे ह्यूमरस हेड के बीच में होती है। अगर मान लो आप बार-बार हाथ उठाते हो एंड हाथ उठाने में ऊपर की अक्रोमियन बोन के साथ आपका हाथ बार-बार अड़ रहा है, तो रोटेटर कफ इन दोनों के बीच में दबते रहती है एंड ये बेसिकली इसमें बार-बार इम्पिंजमेंट की वजह से भी यहाँ पे रोटेटर कफ टियर हो सकती है। तो चौथा दोस्तों, इम्पिंजमेंट इज़ ऑल्सो अ कारण जिसकी वजह से रोटेटर कफ टियर हो सकती है। फिर उसके बाद दोस्तों थोड़ी लाइफ़स्टाइल प्रॉब्लम की वजह से भी ये टियर होती है। मान लो अगर आपको बहुत क्रॉनिक स्मोकर हो, स्मोकिंग की वजह से यहाँ ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है, इनमें भी ये टियर देखे गए हैं बहुत कॉमनली। इसके अलावा अगर मान लो आपकी डाइटरी हैबिट्स अच्छे नहीं हैं, आपको बहुत लॉन्ग टर्म डायबिटीज़ है एंड डायबिटीज़ थोड़ी अनकंट्रोल चल रही है, इन सब चीज़ों की वजह से भी कंधे में रोटेटर कफ टियर हो सकती है। तो थोड़ी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, बैड हैबिट्स and थोड़ी constitutional diseases like diabetes can also cause rotator cuff tears। अब दोस्तों इस पे आगे आते हैं कि अगर मान लो किसी का रोटेटर कफ टियर हो गया, तो इसमें उनको परेशानी क्या-क्या आती है। सबसे पहली परेशानी दोस्तों इसमें आती है उनको कि शोल्डर में पेन होना शुरू होता है, कंधे में पेन होता है। शुरू में अगर मान लो हल्की-फुल्की दिक्कतें हैं तो उसमें कभी-कभार पेन होगा, स्पेसिफिक मूवमेंट, स्पेसिफिक एक्टिविटी में पेन होगा कि कुछ लोग हमें आके बोलते हैं कि जब हम कभी हाथ को पीछे की तरफ लेके जाते हैं तब पेन होता है। कुछ लोग हमें बोलते हैं कि जब हम हाथ को ऐसे उठाते हैं तब पेन होता है। हाथ साइड में रखे रहते हैं तो कोई पेन नहीं होता। कुछ लोग हमें बोलते हैं कि आगे से हाथ उठाते हैं तब पेन होता है। तो ये डिपेंड करती है कि कितनी मसल टियर है, किस लेवल पे टियर हुई है एंड कौन-सी मसल टियर हुई है कि ये डिसाइड करेगी कि आपको पेन होना कब है और कितना हाथ उठाने पे पेन होगा। इसके बाद दोस्तों अगर ये सीवियरिटी इसकी टियर की ज़्यादा होती है, तो ये हर समय पेन करती है। हर समय इन द सेंस कि आप अगर नॉर्मली अभी बैठे भी हो, तो भी यहाँ पे ये दर्द होता रहेगा। ये बहुत सीवियर पेन भी क्रिएट कर सकती है रोटेटर कफ टियर एंड ये इतनी सीवियर पेन भी क्रिएट कर सकती है कि आपको रात को भी न सोने में इसमें तकलीफ हो एंड रात को बार-बार इसके दर्द की वजह से आपकी नींद खुल रही हो। इस दिक्कत को नाइट क्राइज़ बोलते हैं एंड नाइट क्राइज़ इज़ अ वेरी कॉमन फीचर ऑफ रोटेटर कफ टियर एंड नाइट क्राइज़ अगर आपको होनी शुरू हो गई है, आपको इमीडिएट डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसका कारण पता करने के लिए कि ये हो क्यों रही है एंड इसका तुरंत इलाज करवाना चाहिए। क्योंकि नाइट क्राइज़ अब जल्दी ठीक नहीं होती। आप सोचोगे इसको घर बैठे-बैठे कुछ सिकाई कर लो, कुछ दवाई लेके ठीक कर लो, ये नहीं हो सकती। तो आपको इसके लिए तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो सबसे पहला कॉमन सिम्पटम है इसका दोस्तों पेन ऑन स्पेसिफिक मूवमेंट। फिर आती है इसकी पेन ऑन होल डे। उसके बाद आती है दोस्तों पेन इवन एट नाइट, दिस इज कॉल्ड नाइट क्राइज, यानी कि रात को भी आपको सोने ना दे ये एंड बार बार दर्द की वजह से उठना पड़े, दिस इज कॉल्ड नाइट क्राइज। ये बहुत कॉमनली रोटेटर कफ टियर में होती है। फिर दोस्तों इसके बाद एक सिम्पटम्स आते हैं इसमें कि कंधा वीक हो जाता है। कंधे से आप कुछ उठाना चाहो, जैसे मान लो आप कुछ उठाना चाहो, तो आप उठा ही नहीं पाओगे। कुछ उठाना चाहो तो बहुत दूर की बात है। कई बार तो लोग हाथ भी अपना नहीं उठा पाते ऊपर की तरफ एंड ये बेसिकली कंधे की मसल टियर होने की वजह से आपकी जो मैंने बताया कि इस कंधे को हाथ उठाने में सुपरास्पिनस हेल्प करती है। अगर वो टियर हो गई तो आप हाथ उठा ही नहीं पाओगे ऊपर की तरफ। इसी की वजह से कंधे वीक भी हो जाते हैं एंड आपको डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी परेशानी आनी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों, इसमें एक बर्निंग सेंसेशन, जलन जैसी फीलिंग भी कुछ लोगों को यहाँ पे होनी शुरू हो जाती है एंड ये भी बहुत कॉमनली देखा गया है कि ये थोड़ी रोटेटर कफ टियर्स में होती है। फिर दोस्तों इसमें सिम्पटम्स आते हैं कि आपके कंधे से आपको पॉपिंग साउंड, क्लिकिंग साउंड आ सकती है। जैसे कि कंधा आप किसी भी हाथ को किसी भी डायरेक्शन में मूव करो तो ऐसा लगेगा जैसे कुछ क्लिक किया। जैसे अंदर से कुछ चीज़ें आपकी एक दूसरे के अगेंस्ट रब की और वो रब रब करके उसके खुल गई। तो ये क्लिकिंग एंड पॉपिंग साउंड भी इस कंधे के रोटेटर कफ टियर के साथ आ सकती है दोस्तों। अब दोस्तों आते हैं कि इसे हम डायग्नोज़ कैसे करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो डॉक्टर आपकी क्लिनिकल टेस्ट करके आपसे पहले पूरी हिस्ट्री लेते हैं। पूरी हिस्ट्री लेके जानते हैं कि वो बेसिकली आपकी जो पेन शुरू हुई, कब से शुरू हुई, कितने दिन हो गए इस ड्यूरेशन को। फिर हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी ये जो पेन शुरू हुई थी, अचानक शुरू हुई थी या धीरे-धीरे शुरू हुई और आगे चल के बढ़ती चली गई। फिर हम इसमें ये जानना चाहते हैं कि आपको कोई चोट लगी है कि नहीं इसमें। इन सब चीज़ों से हमें ये इतना पता चलता है कि ये एक्चुअली में जो
आपकी टियर है, ये आपके कंधे में जो पेन एंड सिम्पटम शुरू हुए हैं, ये अचानक एक इंसिडेंट से शुरू हुई है या फिर धीरे-धीरे ये प्रोग्रेस करते हुए शुरू हुई है। ये बहुत ज़रूरी होता है हमारे जानने के लिए, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन हो जाती है हमारी कि एक सडन इंसिडेंस में अगर ये पेन होना शुरू हुआ है और कंधा उठना बंद हो गया, इसका मतलब है कि आपकी एक इंसिडेंस में खाली रोटेटर कफ वहाँ से टियर हुई है। अगर आपके कंधे में पेन थोड़ा-थोड़ा शुरू हुआ और अचानक से धीरे-धीरे आपकी कमज़ोरी आनी शुरू हो गई और पेन बढ़ गया, इसका मतलब ये है कि ये ट्रॉमेटिक इंजरी नहीं है एंड ये बेसिकली थोड़ी डिजेनरेटिव टियर है। तो ये सब हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंस रखती है आपके इलाज के लिए। फिर इसके बाद दोस्तों हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं, थायराइड है कि नहीं, आप स्मोकिंग करते हो कि नहीं? इन चीज़ों से हमें ये पता चलता है कि आपकी कफ यानी कि रोटेटर कफ की हेल्थ कैसी रही होगी। इतने दौरान इस दो आपकी जो भी उम्र है, उस उम्र के हिसाब से आपकी रोटेटर कफ की फिज़ियोलॉजिकल स्टेटस कैसी है? वो रिपेयर करने पे कितनी ठीक होगी, कितनी ठीक नहीं होगी? उसमें सर्जरी की ज़रूरत है कि नहीं है? ये सब चीज़ें हमें इन सब चीज़ों से आइडिया लगता है। फिर दोस्तों हम आपके कंधे को कुछ डायरेक्शंस में मूव करके देखते हैं। इसकी हम ताकत चेक करते हैं, हर डायरेक्शन में हर मसल की अलग एक टेस्ट होती है जिसको हम टेस्ट करके देखते हैं कि आपकी मसल्स कौन-सी काम कर रही है, कौन-सी काम नहीं कर रही है और कौन-सी अगर सारी मसल्स काम कर रही है तो कौन-सी मसल वीक है। इससे हमें आइडिया लगता है कि आपकी मसल्स कितने टियर हो सकते हैं। इससे हमें ये भी कई बार आइडिया लग जाता है दोस्तों कि कई बार आपकी मसल पूरी टियर हुई है कि नहीं हुई है और ये पूरी टियर हुई है तो अब ये पूरी टियर में भी बहुत सारी वैरायटी होते हैं उसमें कि छोटी टियर है, बड़ी टियर है, मैसिव टियर है। तो इसका हमें काफ़ी हद तक आपके क्लिनिकल टेस्ट मात्र से आइडिया लग जाता है। फिर दोस्तों हम क्लिनिकल टेस्ट करने के बाद आपको हम कुछ इमेजिंग मोडालिटीज़ एडवाइस करते हैं, जिसमें कि कुछ एक्स-रे, एमआरआई और सीटी स्कैन, ये 3 चीज़ों की इसमें रोल होती है देखने के लिए कि हमारे को अंदर देखना है कि अंदर आर्थराइटिक चेंजेस कितने हैं आपके शोल्डर में, आपकी शोल्डर की एनाटॉमी कैसी है, आपकी इसमें एमआरआई से हमें ये पता चलता है कि आपकी बेसिकली अगेन कफ की स्टेटस कैसी है, कफ टियर है कि नहीं है। ये सबसे कॉमन इसमें और सबसे गोल्ड स्टैंडर्ड मोडालिटी है डायग्नोस करने के लिए एमआरआई। एमआरआई से हमें स्टेटस पता चलता है कि आपकी कफ अपनी जगह पे जहाँ अटैच होनी चाहिए, वो एक्चुअली में कितनी अटैच्ड है और कितनी नहीं अटैच्ड है और इसमें उसकी हेल्थ स्टेटस कैसी है, डीजनरेशन कितना हो रखा है, अगर टियर है तो कितनी बड़ी टियर है और वो अपने जगह से कितनी दूर गई है। ये सब चीज़ों को देखते हुए हमारा फर्दर डिसीजन होता है कि अब हमें इसमें आगे करना क्या है। अब दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है कि हर रोटेटर कफ टियर अगर मान लो फुल थिकनेस रोटेटर कफ भी टियर है, तो इसमें हर रोटेटर कफ टियर को सर्जरी करनी पड़े, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। स्मॉल टियर्स, पार्शियल टियर, स्मॉल टियर अब इसमें एक स्मॉल टियर का डेफिनिशन में एक लैंडमार्क दे देता हूँ आपको कि अगर 10 एमएम से छोटी टियर है आपकी रोटेटर कफ में, चाहे वो फुल थिकनेस टियर भी हो, तो भी दोस्तों इसमें हम लोग कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट ट्राई करते हैं एंड कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट से ऑलमोस्ट 80-90% लोग ठीक भी हो जाते हैं। अब अगर मान लो आपको हमने 2-3 महीने का कंज़र्वेटिव पीरियड दिया ट्रायल करने का और आप उसमें 90% लोगों में आ गए, तो आप इसमें फ्री हो जाते हो और आपकी शोल्डर स्ट्रेंथनिंग के बाद एकदम बैक टू नॉर्मल हो जाती है चीज़ें। लेकिन अगर दोस्तों आप अब 10 से 20% लोगों में आ गए कि आपकी 2-3 महीने के बाद भी आराम नहीं होता, तो इसमें फिर दोस्तों 2 और ट्रीटमेंट एडवाइजेबल है। एक तो ट्रीटमेंट होती है कुछ इंजेक्शंस की, अगर मान लो उससे भी आराम नहीं होता तो हम इसमें फिर ऑपरेशन प्लान करते हैं। ऑपरेशन में बेसिकली हम लोग ये जो रोटेटर कफ टियर हो जाती है इसको अपना जगह पर स्टिच बैक कर देते हैं, रिपेयर कर देते हैं बेसिकली। तो दोस्तों इसलिए आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अगर आपके रिपोर्ट में लिखा है कि ये फुल थिकनेस रोटेटर कफ टियर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसमें सर्जरी की ही ज़रूरत है। फुल थिकनेस रोटेटर कफ टियर में भी अगर छोटी टियर है, फुल थिकनेस भी है, तो भी ये यूजुअली कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट से ठीक हो सकती है। अगर फुल थिकनेस टियर है और वो 10 एमएम से ज़्यादा है, तो ऐसे सिनेरियो में यूजुअली ऑपरेट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मसल काफ़ी हद तक इसमें अपनी जगह से टियर बड़ी होती है और ये दूर भी चली जाती है। ऐसे टियर को अगर रिपेयर नहीं किया जाए, तो कंधा वीक ही रहेगा एंड कंधा वीक तो रहता है, पेन भी होती है, लेकिन साथ-साथ इसमें फिर आर्थराइटिस डेवलप होने के भी चांसेस बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए दोस्तों ऐसे टियर्स को यूजुअली ऑपरेट करना पड़ता है। अब दोस्तों इसमें हम ये बात करेंगे कि हमने डायग्नोज़ कर लिया इसे कि हमने एक्स-रे देख लिया, आपकी एमआरआई देख ली और एमआरआई में पता चल गया हमें कि टियर है। अब इसमें दोस्तों हम इसको ट्रीटमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, तो हम इसे कैसे डिसीजन मेकिंग करते हैं वो बताता हूँ। अगर मैंने आपको बताया अभी कि अगर इसमें स्मॉल टियर है, यानी कि 10 एमएम से छोटी टियर है, चाहे वो फुल थिकनेस हो, तो भी इसमें कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट का बहुत रोल है। अगर इसमें पार्शियल टियर है, पार्शियल टियर इसमें दोस्तों इसकी जो लेयर होती है मसल्स की रोटेटर कफ की 2 लेयर होती है। ऊपर वाली लेयर जिसे बोलते हैं बर्सल सरफेस और
जॉइंट के अंदर वाली लेयर जिसे हम बोलते हैं आर्टिकुलर सरफेस। इसमें दोस्तों ऐसा भी कई बार होता है कि सिर्फ आपकी एक लेयर टियर हो जाए और एक लेयर टियर ना हो। यानी कि या तो आपकी जॉइंट के अंदर वाली सरफेस टियर हो जाए जिसे हम बोलते हैं आर्टिकुलर सरफेस टियर, या तो फिर आपकी जॉइंट के बाहर वाली सरफेस टियर हो जाए जिसे हम बोलते हैं बर्सल सरफेस टियर। अगर आपकी कोई एक लेयर टियर हो गई और एक इंटैक्ट है, पार्शियल टियर में भी दोस्तों कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का बहुत रोल है, जिसमें कि हम रेस्ट, आइस पैक, फिजियोथेरेपी, मेडिसिन्स हम एडवाइस करते हैं एंड हम आपका प्रोग्रेशन हर 3 से 4 हफ्ते पे चेक करते हैं कि आपकी कैसी प्रोग्रेशन चल रही है। अगर हमें लगता है कि आपकी प्रोग्रेशन बहुत ही अच्छी चल रही है, तो इसमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती एंड आप इसमें एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी एंड थोड़ी मेडिसिन के साथ-साथ आप ठीक हो जाते हो। अगर लेकिन हमें लगता है दोस्तों कि आपकी ये एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल एंड साथ में मेडिसिन आपको 2-3 महीने के बावजूद भी हेल्प नहीं कर रही, तो इस पार्शियल टियर्स में भी ऑपरेट की ज़रूरत पड़ सकती है। अब दोस्तों आ जाते हैं, ये हमने बात कर लिया पार्शियल टियर। अब हम बात करते हैं इसमें कि अगर फुल थिकनेस टियर है तो। फुल थिकनेस टियर में भी दोस्तों थोड़ी साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है इसकी ट्रीटमेंट। अगर मान लो आपकी टियर लेस देन 10 एमएम है, तो इसमें हम कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट ज़रूर ट्राई करते हैं। कंज़र्वेटिव ट्रीटमेंट में अगेन थोड़ा रेस्ट, आइस पैक, पोस्चर मेंटेनेंस, अवॉइडिंग प्रेशर ऑन द शोल्डर एंड बहुत लाइट जेंटल सी एक्सरसाइजेस कराते हैं हम इसमें और साथ में कुछ मेडिसिन। 90% लोग इसमें ठीक हो जाते हैं एंड अगर कोई ठीक नहीं हुए तो इसके बाद अल्टीमेटली एक ही सॉल्यूशन इसमें 2 सॉल्यूशन बचती है इनफैक्ट। या तो इंजेक्शन लगा के हम कुछ हीलिंग पोटेंशियल बढ़ाएँ वहाँ की, या तो हम ऑपरेट करें। वो हम डिसाइड करते हैं कि आपकी मूवमेंट कैसी है, आपकी ताकत कितनी है एंड आपकी पेन एंड सिम्पटम्स कैसे हैं। अब दोस्तों आ जाते हैं हम इसमें कि अगर मान लो 10 एमएम से ज़्यादा टियर है, ऐसे सिनेरियो में दोस्तों देयर इज़ ओनली वन वे आउट व्हिच इज़ ऑपरेट। अब दोस्तों इसमें ऑपरेट में हम लोग करते क्या हैं? इसकी जो सर्जरी होती है दोस्तों, जो ऑपरेशन होती है, वो दूरबीन द्वारा की जाती है। इसमें छोटे-छोटे कंधे के पास होल किए जाते हैं, जिससे एक से हमारी दूरबीन जाती है एंड बाकी के जो 3 होल होते हैं, उससे हमारी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड सूचर सेटलिंग होती है। तो अब इस छोटे-छोटे होल से ही बेसिकली, ये 2-3 होल से ही बेसिकली इसमें सारी सर्जरी हो जाती है। जो रोटेटर कफ अपनी जगह से टियर होके दूर चली जाती है, इसके ऊपर और अंडर सरफेस को हम लोग क्लीन करते हैं। जहाँ ये अटैच होती है अपने बोन पे, इस एरिया को हम लोग क्लीन करते हैं। इसको हम लोग ब्लीडिंग सरफेस क्रिएट करते हैं यहाँ पे। फिर इस जो रोटेटर कफ टियर है, इसको बेसिकली हम लोग धागे से अपनी जगह पर लाके रिपेयर बैक कर देते हैं। इस सर्जरी को बोलते हैं आर्थ्रोस्कोपिक रोटेटर कफ रिपेयर। इस सर्जरी के रिजल्ट दोस्तों बहुत ही अच्छे हैं और इसमें अप्रॉक्सिमेटली हम लोग 3 से 4 हफ्ते का रेस्ट देते हैं स्लिंग के साथ। फिर धीरे-धीरे करके आपकी मूवमेंट एंड एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल शुरू होती है। इसके बाद धीरे-धीरे आप अप्रॉक्सिमेटली मान सकते हो कि 3-4 महीने के दौरान एकदम पहले जैसा कंधा हो जाता है। जैसे आप पहले हाथ उठाते थे, काम करते थे, एकदम परफेक्ट कंधा हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हम इसमें आपकी ट्रीटमेंट डिसाइड करके फिर आगे प्रोग्रेसिव आपकी फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज या फिर सर्जरी के साथ इलाज होता है। तो दोस्तों ये था आपका पूरी कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज अबाउट द रोटेटर कफ टियर। तो दोस्तों कभी भी आपके रोटेटर कफ की एमआरआई में अगर फुल थिकनेस टियर लिखी हो, तुरंत सर्जरी पे जंप नहीं करना है। आपको एक एक्सपर्ट से ओपिनियन लेना है कि क्या करना चाहिए एंड फॉलो हिम। धन्यवाद दोस्तों। Do like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you.